गुड मॉर्निंग। आज का एडिटोरियल द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल है और इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दों पे आधारित है और ये हमारे पड़ोसी देश के बारे में है। पहला जो एडिटोरियल था वो कोविड-19 के सिचुएशन के बारे में बतला रहा था, जो वैक्सीनेशन के दर में कमी आई है उसके बारे में बतला रहा। तो वो हम लोग ऐसे एडिटोरियल को कई बार पढ़ चुके हैं और उसमें कोई अच्छे वर्ड्स नहीं थे, लेकिन आज का जो सेकंड एडिटोरियल है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें कई ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सीख सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नेपाल की जो राजनीति है उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। आपको बताते चलें कि 2015 में जब लोकतंत्र की बहाली हुई थी नेपाल में, पहले वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था, राजा का शासन होता था, लेकिन 2015 से जैसे ही यहाँ बहाली हुई है लोकतंत्र की, उस समय से मिस्टर ओली जो वहाँ के अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो 3 बार प्रधानमंत्री के पद पे शपथ ले चुके हैं। एक बार उनका कार्यकाल 2015 में था, फिर 2017 में शपथ लिया और अब जो बात आई है कि फिर से उन्होंने शपथ लिया है। दरअसल हो क्या रहा है कि 2020 में कई ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि उनके पार्टी के अंदर ही कलह शुरू हो गया। उनके कई नेता जो उनके पक्ष में पहले रहते थे उनके खिलाफ हो गए इनकी नीतियों के कारण। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिन पे दिन चाइना का इंक्रोचमेंट नेपाल पे बढ़ता जा रहा था। चाइना अपने कब्ज़े में उसको लेता जा रहा था और ओली उसका सपोर्ट करते जा रहे थे। वहीं अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत का विरोधी के रूप में नेपाल काम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कई ऐसे पार्टी के जो लीडर्स थे वो नाराज़ चल रहे थे और इनकी जो विश्वास मत जिसके लिए आपको कोई भी सरकार चलाने के लिए जीतना पड़ता है वो नहीं जीत पाए, जिसके कारण वहाँ पे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिफारिश भेजी राष्ट्रपति की मदद से कि जो असेंबली है उसको क्या किया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको विघटित कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिसमें वो कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इसी के बारे में एडिटोरियल है। तो आपने कहानी तो समझ लिया कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, ओली क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, सब कहानी और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एडिटोरियल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। टाइटल क्या है बाबू? यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं, शोइंग द वे आउट। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। शो द वे आउट मतलब बाहर का रास्ता दिखा देना, बाहर का रास्ता दिखा देना, शो द वे आउट। यहाँ से देखिए है कि इसके बारे में ऑन केपी ओलीज जो वहाँ के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आउस्टर का भी मतलब होता है निकाल देना। एट अगेन फिर से, यानी ये 2 बार ऐसी घटना घट चुकी है। एक बार 2020 में हुई जिसमें वहाँ पे इन्होंने मांग की थी कि विधानसभा को भंग किया जाए। तो जब पहली बार हुआ तो इनको मौका दिया गया कि 30 दिन, वहाँ के संविधान के अनुसार 30 दिनों के अंदर में आपको विश्वास मत प्राप्त कर लेना होता है, तो इनको नहीं मिला। तो दूसरी बार क्या हुआ कि जो इनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी बोला गया कि आप सरकार बनाओ, तो उनके पास भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक और प्रावधान है कि जब तक नहीं हो पाता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाते, तब तक ये प्रधानमंत्री ही, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वही कार्यभार देखेंगे। इसलिए यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने फिर से इनको शपथ दिलवाई। तो दूसरी बार हो गए। तो 8 अगेन लिखने का मतलब यही है कि फिर से उन्होंने क्या लिया, शपथ लिया। ऐसे 8 अगेन कहा भी जा सकता है क्योंकि 3 बार उन्होंने ले लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वहाँ पे अभी राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कभी प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी प्रधानमंत्री हट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर हटते हैं। यानी इस कोरोना काल में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल पा रही है नेपाल को।
तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है, अगर कभी सवाल आ जाए कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 2015 में ओली जो थे प्रधानमंत्री के रूप में पहले थे वहाँ, और अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब बात कर लें आगे, एडिटोरियल में लेखक क्या कहता है। नेपाल हैज़ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स मिस्टर ओलीज अगेन। नेपाल हैज़ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के पास एक नया प्रधानमंत्री हो गया। कब? आफ्टर, बाद में, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओली के जो वक्तव्य थे या उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी उनको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया अगेन, फिर से। अब ये क्या है, अगेन क्यों लिख रहा है बार बार? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 में भी ओली गए थे कोर्ट में एक कहने के लिए कि यहाँ का जो असेंबली है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए, क्योंकि विश्वास मत प्राप्त होने की संभावना इनको नहीं थी। तो विश्वास मत नहीं मिल पा रहा, तो इन्होंने डिसॉल्व करने का ये कहा था, लेकिन 2020 में भी इसको खारिज कर दिया गया था। 8 अगेन, फिर से। अब क्या हुआ, 2021 की बात है, और 21 में भी क्या कर दिया गया, सेम प्रपोजल था इनका, उसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नया वहाँ पे एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवर रूल कर दिया, खारिज कर दिया है मिस्टर ओली के जो भी प्रपोजल्स थे उसको। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। In what must be a déjà vu moment for outgoing Prime Minister KP Oli and President विद्या देवी भंडारी। डेजा वू का मतलब होता है जो कि पहले से ही जाना पहचाना होता है ना, डेजा वू मोमेंट उसी को कहते हैं। यानी ये जो बात घटना घटी जो देखने को मिल रहा है, किसके लिए, जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली के केस में एंड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के केस में, दैट वाज एक्सपीरियंस बिफोर, पहले से ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डेजा वू मोमेंट उसी को कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल सेट असाइड देयर डिसोल्यूशन, यानी विद्या देवी भंडारी और केपी ओली दोनों क्या है, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, ऐसा मान लो। हालांकि एक हैं प्रेसिडेंट और एक हैं प्राइम मिनिस्टर, बट दोनों पहले की जो पार्टी थी इनकी, दोनों के सहयोगी हुआ करते थे, अभी भी सहयोगी ही समझ लो, दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं। और दोनों का प्रपोज़ल यही था कि क्या कर दिया जाए, कि इसको असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही कहा गया कि व्हाट मस्ट बी अ डेजा वू मोमेंट फॉर आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर केपी ओली एंड प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। ये जाना पहचाना मोमेंट क्यों था उनके लिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट है जो नेपाल की, उसने सेट असाइड मतलब खारिज कर दिया है देयर डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, यानी जो उन्होंने विघटन का प्रस्ताव लाया था उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। इन में, कब की बात है, मई महीने में, ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए कहा जा रहा है, वहाँ पे संसद भवन में जो सांसद होते हैं, यानी संसद का जो विघटन होता है, यानी सरकार को विघटित करने का प्रस्ताव। द अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हैड इन फेब्रुअरी ओवर रूल्ड मिस्टर ओलीज डिसीजन। मिस्टर ओली के डिसीजन को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, यानी खारिज कर दिया, टू डिज़ोल्व द हाउस इन दिसंबर 2020। 2020 में जो हाउस को क्या करना है, डिज़ोल्व करने के प्रस्ताव को, ये 2020 की कहानी है, एज वेल ऐसा कर दिया था। कब, 2020 में मई महीने में भी एक आया था प्रस्ताव, उसमें कहा गया था कि 2020 तक, दिसंबर 2020 तक क्या कर देने के लिए, हाउस को डिसॉल्व करने के लिए। बट दिस टाइम द रूलिंग वाज मोर देन जस्ट अ रैप ऑन हिज नकल्स। लेकिन इस बार का जो फैसला आया है, रूलिंग आया है, वाज मोर देन जस्ट अ रैप ऑन हिज नकल। रैप ऑन हिज नकल का मतलब क्या होता है कि एक होता है कि मामले को थोड़ा सा किसी तरह से क्या करना, घुमा फिरा करके टाल देना, एक होता है, इसको कहते हैं रैप इन द नकल। लेकिन इस बार का जो फैसला आया है उससे आगे बढ़ करके आया है, यानी ये नहीं कि इसको किसी तरह से
काम चलाने वाला फैसला कहा जाए, किसी तरह से उसको क्या कर दिया जाए, काम चलाओ बना दिया जाए। इस बार का जो फैसला है वो स्पष्ट फैसला आया है। तो रैप ऑन हिज नकल का मतलब यही हुआ कि एकदम इस बार ये नहीं कि किसी तरह से एडजस्ट किया गया है, किसी तरह से इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। द जजमेंट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर शेर बहादुर देवबा ऑफ द नेपाली कांग्रेस टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। ये जो फैसला इस बार बोला ना कि इस बार फैसला जो स्पष्ट एक और निर्देश देता है, केवल नीपा पोती नहीं हुआ है, इस बार जो हुआ जो स्पष्ट हुआ, क्या हुआ कि जजमेंट ये भी एक रास्ता, पेव द वे का मतलब है रास्ता तैयार करना, यानी रास्ता देना किसके लिए, शेर बहादुर देवबा के लिए, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। किस पार्टी से हैं, नेपाली कांग्रेस से। उनको अपॉइंट किया जाना है एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिज क्लेम बेस्ड ऑन सिग्नेचर्स ऑफ 149 लॉ मेकर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज अफर्मिंग देयर सपोर्ट। ये फैसला कब लिया गया, जब ये देखा गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि उनका जो दावा है, क्लेम का मतलब होता है दावा, जो कि आधारित है सिग्नेचर्स पे, कितने मेंबर्स का, 49 लॉ मेकर्स, यानी जो मेंबर्स हैं वहाँ पे पार्लियामेंट, उनका जो कि अलग अलग पार्टी से हैं, उन्होंने अफर्म मतलब सहमति दर्शाई है और अपना सपोर्ट दिया है ना। यानी 149 जो लॉ मेकर्स हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर लो, उनके सिग्नेचर के आधार पे ये दावा किया गया था मिस्टर देवबा के द्वारा, जिसको मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस आधार पे उनको, शेर बहादुर देवबा को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंटमेंट का रास्ता साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द 5 member constitutional bench also provided the way out of the unending political deadlock in the House by allowing individual lawmakers to ignore their party whips during a trust vote that is a must win for Mr. Deva। अब क्या हुआ कि इसके अलावा एक और बात कही गई है कि 5 मेंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक और रास्ता प्रोवाइड कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली अनएंडिंग पॉलिटिकल डेडलॉक, यानी वे आउट ऑफ द अनएंडिंग पॉलिटिकल डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, अनएंडिंग जो ना समाप्त हो रहा है, यानी नेपाल में ऐसी राजनीतिक गतिरोध जो कि अनएंडिंग है, नहीं समाप्त हो रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और अधिकार दिया है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल लॉ मेकर्स है, कोई भी व्यक्ति या चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, टू इग्नोर देयर पार्टी विप्स, पार्टी के जो विप्स होते हैं, कॉल होते हैं, उसको इग्नोर कर सकता है ड्यूरिंग अ ट्रस्ट वोट, ट्रस्ट वोट के दौरान, यानी जब वोट ट्रस्ट वोट चल रहा हो उस समय ये अधिकार है, कोई भी इंडिविजुअल है अपनी पार्टी से अलग राय दे सकता है। इज अ मस्ट विन फॉर मिस्टर देवबा, देवबा के लिए इससे पता चलता है कि इनको जीत मिलने वाली है कि कई ऐसे पार्टी के लीडर्स हैं जो कि ओली के पार्टी में हैं लेकिन उनसे नाराज़ चल रहे हैं, उनसे गुस्सा हैं। बताया था क्यों गुस्सा है, चाइना के मामले को लेकर के, कोरोना के मिस मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत सारी बातें हैं। तो इसको लेकर के तो हो सकता है कई ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरे पार्टी के हैं, इंडिविजुअली वो सपोर्ट कर दे देवबा को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसमें क्या है, एक मस्ट विन प्रदान, मतलब जीत प्रदान करेगा देवबा को। द इनएबिलिटी ऑफ मिस्टर ओली एंड मिस्टर देवबा टू विन ट्रस्ट वोट्स प्रायर टू द डिसोल्यूशन डिस्कशन बाय मिस्टर भंडारी वाज बिकॉज द सपोर्ट फॉर देम इन 275 member हाउस डिवाइडेड बोथ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो कि है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट एंड यूएमएल, एंड द अपोजिशन जनता समाजवादी पार्टी एज रेबल लॉ मेकर्स रिस्क्ड सस्पेंशन। यहाँ पे समझिए ध्यान से, अभी तक जो बात हुई यहाँ पे क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जिसके अंतर्गत पहली बात तो ये कि वहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, ठीक है। जहाँ तक विश्वास मत की बात है, ट्रस्ट वोट की बात है, तो उसके लिए भी फैसला आ गया, कोई भी इंडिविजुअल जो रेबल है, विद्रोही है या किसी प्रकार का है, अगर चाहे कि पार्टी से अलग वोट करना या फिर उसको इग्नोर करना तो स्वतंत्र है, उसको कर सकता है।
जिससे उम्मीद है कि मिस्टर देवबा को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स हैं जो ओली से नाराज़ चल रहे हैं। चलिए, ये तो कहानी हो गई। अब आगे क्या बोला गया कि द इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, नॉट क्षमता, एबिलिटी, और उसमें इनएबिलिटी लगा तो उसका नेगेटिव। मिस्टर ओली की जो नाकामयाबी है या नाकामी है, या फिर देवबा का भी नाकामी, दोनों का, टू विन ट्रस्ट वोट्स, दोनों में से कोई ट्रस्ट वोट नहीं जीत पाया था। प्रायर टू द डिसोल्यूशन डिस्कशन बाय मीज भंडारी, जब भंडारी के द्वारा डिसोल्यूशन का प्रस्ताव लाया गया था या डिस्कस किया जा रहा था, उससे पहले ट्रस्ट वोट की बात हुई थी, विश्वास मत प्राप्त करने की बात हुई। जैसे मैंने आपको बताया, तो ना ओली को मिल पाया, ट्रस्ट वोट प्राप्त कर पाया, और ना ही देवबा, पिछली बार की बात है। was because the support for them in the 275 member house divided both the ruling communist party of Nepal, क्योंकि जो सपोर्ट की बात होती है 275 मेंबर वाले हाउस में, उसमें जो इनके सपोर्टर्स थे, जो सपोर्ट करने वाले मेंबर्स थे, वे लोग क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए। कहाँ, बोथ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिनका नाम है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और दूसरा है जो अपोजिशन जनता समाजवादी पार्टी। एज, क्योंकि जो रेबल मतलब होता है विद्रोही, लॉ मेकर्स रिग्ड सस्पेंशन, उन्होंने अपना सस्पेंशन का खतरा मोल लिया। सस्पेंशन समझ लो ना, निलंबन का खतरा मोल ले लिया। यानी कहना ये चाह रहा है कि दोनों पार्टियों में से किसी ने विश्वास मत इसलिए नहीं प्राप्त कर पाया कि जो विद्रोही लॉ मेकर्स थे, उन्होंने ना किसी को सपोर्ट किया और ना ही किसी से क्या दुश्मनी रखा, ना ही किसी से दोस्ती किया। वे लोग अपना सस्पेंशन मतलब अपना जो निलंबन होने का रिस्क उठाया, यानी निलंबित हो गए। द कोर्ट्स डिसीजन अर्लियर इन द ईयर टू डी-रिकॉग्नाइज द मर्ज्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कहा गया कि एक कोर्ट का और डिसीजन आया था अर्लियर इन द ईयर टू डी-रिकॉग्नाइज द मर्ज्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वाज अनदर फैक्टर टू। ऑर्गेनाइज का उल्टा हो गया डी-ऑर्गेनाइज। जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो को डी-ऑर्गेनाइज करने का जो फरमान आया था या फैसला आया था, ये दूसरा फैक्टर यानी कारक हो सकता है। मिस्टर ओली हैड माइनॉरिटी सपोर्ट, मिस्टर ओली को माइनॉरिटी का सपोर्ट है जो वहाँ पे कम संख्या में है। विद इन द मर्ज्ड एनसीपी, किसके साथ, अगर वो एनसीपी के साथ मर्ज्ड हैं तब, मतलब मर्ज्ड एनसीपी यानी जो एनसीपी में सारे शामिल हैं। बट हिज फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, वैसे ग्रुप ऑफ पीपल, किसी बड़े पार्टी में एक छोटा ग्रुप, किसी भी बड़े पार्टी में एक छोटा ग्रुप, जैसे बीजेपी है, यूपी की बात कर लो, तो बीजेपी में एक छोटा सा दल, छोटे छोटे दल का गठबंधन है। जैसे एक अपना दल है, तो अपना दल जिसमें एक छोटी पार्टी के रूप में वहाँ पे है, तो वो क्या हो गई, फैक्शन हो गई। उसका अपना एम होता है, अपना उसका तरीका होता है गवर्न करने का, तो उसी को फैक्शन कहा जाता है। बट इस फैक्शन रिटेन द एंडोर्समेंट ऑफ द बल्क ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन द डिमर्ज्ड यूएमएल, लेकिन उनकी जो फैक्शन है रिटेन द एंडोर्समेंट, जो फैक्शन छोटी छोटी जो पार्टियों का जो दल है, उन्होंने क्या किया, एंडोर्समेंट का मतलब सपोर्ट को क्या किया, रिटेन किया। ऑफ द बल्क ऑफ द लेजिस्लेचर इन द डिमर्ज्ड यूएमएल, यानी जो डिमर्ज्ड हो गया, यानी जो पहले मर्ज था वो डिमर्ज्ड हो गया, तो यूएमएल में जो डिमर्ज्ड हुए यानी उससे अलग कह लो, मतलब साथ नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे दल थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिए। यानी कई ऐसे भी पार्टी में लोग थे जो कि मर्जर, दूसरे पार्टियों के साथ उनका जो गठबंधन हुआ था उसके खिलाफ थे, लेकिन जैसे डिमर्ज्ड हुआ तो कई पार्टी के जो छोटे छोटे और भी बल्क में जो लोग थे वो लोग क्या करना शुरू कर दिए, उसके सपोर्ट में आना शुरू कर दिए। द रेबल्स, वैसे जो विद्रोही हैं, लेड बाय माधव नेपाल, किसके द्वारा, माधव नेपाल के द्वारा उस विद्रोहियों को क्या कर किया जा रहा था, नेतृत्व किया जा रहा था। एंड दूसरा नाम क्या है, झालानाथ खानल, वर लिमिटेड टू अ स्मॉलर फैक्शन, ये दोनों जो हैं वो लिमिटेड रह गए एक छोटे से ग्रुप में, समझ गए। यानी दो लोग जो माधव नेपाल और झालानाथ ये क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, विद्रोहियों के लीडर थे,
समझ लो, उनको नेतृत्व कर रहे थे, वो सिमट करके रह गए, लिमिटेड रह गए एक स्मॉलर फैक्शन में, एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल में। फैक्शन का मतलब फिर से नोट कर लो, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका अपना खुद का क्या होता है, अपना समझ लो एम होता है, डिज़ायर होता है, उनकी सोच होती है, दृष्टिकोण होता है, उसको फैक्शन बोलते हैं। जैसे माधव नेपाल या झालानाथ के द्वारा जो लीड की गई रिबेल्स है, जो कि विद्रोही है, वो एक तरह का फैक्शन हो गया। आगे देखते हैं द अदर कंपोनेंट ऑफ द एनसीपी, और दूसरा जो कंपोनेंट है एनसीपी का, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जिसको बोलते हैं, मॉइस्ट सेंटर मीनवाइल एंडोस्ड मिस्टर देवबास कैंडिडेटशिप। यानी एनसीपी का दूसरा कंपोनेंट है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है, मॉइस्ट सेंटर जो है नाम है पार्टी का, उसने क्या किया, एंडोस्ड किया। एंडोज का मतलब क्या, सपोर्ट करना। किसको, देवबा को, यानी देवबा की कैंडिडेंसी को उसने क्या किया, सपोर्ट किया। एंडोज करना मतलब सपोर्ट करना। वाइल द जेएसपी, ये सब पार्टी है वहाँ की, वाज स्प्लिट वर्टिकली, जेएसपी बीच से ही ऊपर से ही क्या हो गई, स्प्लिट हो गई यानी बट गई। विद द महंथा ठाकुर राजेंद्र महतो लेड फैक्शन सपोर्टिंग मिस्टर ओली। तो एक धड़ा जो है जिनका लीड कौन कर रहे हैं, महंथा ठाकुर राजेंद्र महतो, ये जो ग्रुप है किसको सपोर्ट कर रहा है, ओली को, एज अपोज टू द बाबूराम भट्टाराय उपेंद्र यादव लेड फैक्शन। और ये जो एक और है जो कि नाम है इनका बाबूराव और दूसरा उपेंद्र, ये दोनों के जो लेड फैक्शन है वो अपोज्ड में है, यानी एक तरफ सपोर्ट में है, एक तरफ अपोज में है। यानी जेएसपी जो पार्टी है वो दो धड़ों में बट चुकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द लॉ मेकर्स will now vote based on their individual agency with the fear of suspension gone. There is no guarantee that Mr. Deuba will win a trust vote, as he must secure the support of the rebel factions within the UML and the JSP. कहा जा रहा है कि it remains to be seen, ये देखने का विषय होगा कि जो लॉ मेकर्स हैं, यानी जो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, विल नाउ वोट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एजेंसी, वो अपना वोट देंगे इंडिविजुअली, विद द फियर ऑफ सस्पेंशन गॉन, इस बात के डर के बिना कि उनका क्या होगा, निलंबन हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो बातें हो रही है, कहा रहा है कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी चर्चा हो रही है। तो क्या इंडिविजुअली वोट करेंगे, देयर इज़ नो गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टर देवा विल विन अ ट्रस्ट वोट, कि देवा जो नए प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ पे चुना गया है वो क्या करेंगे, ट्रस्ट वोट जीत लेंगे, यानी विश्वास मत जीत लेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। एज ही मस्ट सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द रिबेल फैक्शन, क्योंकि अगर वो जीतना चाहते हैं तो उनको क्या मस्ट करना चाहिए, सिक्योर प्राप्त करना होगा सपोर्ट, किसका, रेबेल फैक्शंस का, यानी जो विद्रोही हैं, जो पार्टी के अंदर जो विद्रोह के सुर अलाप रहे हैं, वैसे फैक्शंस मतलब ग्रुप का सपोर्ट लेना पड़ेगा इनको। कहाँ, तो ये पार्टियों में यूएमएल में से है और जेएसपी में, बताया ना कि ये दोनों में बटा हुआ है। एक है द माधव नेपाल लेड फैक्शन जो कि सपोर्ट में है, विच हैज़ नाउ नॉट इंडोर्स्ड मिस्टर ओ, जो कि मिस्टर ओली को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मिस्टर नेपाल जो हैं, यानी माधव नेपाल, उनके द्वारा जो लीड किया जाने वाला जो फैक्शन है, ग्रुप है, विच हैज़ नॉट इंडोर्स्ड मिस्टर ओली, जिसने सपोर्ट नहीं किया है मिस्टर ओली को, एंड वेलकम द जजमेंट, और जजमेंट को वेलकम किया है, हैज़ ऑल्सो बीन अ मर्कुरियल फोर्स अनडिसाइडेड ऑन ज्वाइनिंग हैंड्स विद द अपोजिशन इज इन दिस न्यू सिचुएशन। हाँ, विच हैज़ नॉट हो गया, हैज़ ऑल्सो, ये किसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर माधव नेपाल के बारे में, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैज़। तो मिस्टर नेपाल हैज़ ऑल्सो बीन अ मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है, अस्थिर, नॉट स्थिर, स्टेबल नहीं है, यानी ऐसी ताकत है जो स्थिर नहीं है, किधर भी जा सकती है। अनडिसाइडेड ऑन ज्वाइनिंग हैंड्स विद द अपोजिशन, और अभी भी क्या है, अनडिसाइडेड हैं, किस मुद्दे को लेकर के,
कि उनको जहाँ अपना हाथ देना आगे बढ़ाना चाहिए अपोजिशन के आगे, यानी उसके साथ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर के। इन दिस न्यू सिचुएशन, ऐसे नए सिचुएशन में, परिस्थिति में, निवर्थलेस, फिर भी, दिस इज ब्लो टू मिस्टर ओली हुज ब्रिंकमैनशिप एंड ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज। तो एक क्या है, सबक है किसके लिए, ओलीज के लिए, जो कि अपनी विचारधारा को या फिर ऑथोरिटेरियन कह लो, यानी जो सत्तावादी जो सोच है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो टेंडेंसी है उनको हैव कम एट अ डिफ़िकल्ट टाइम, एक गलत समय में आया है, फॉर नेपालीज के लिए, रीलिंग फ्रॉम कोविड-19। ये जो ओली का जो अपना ऑथोरिटेरियन है दिखाना चाह रहा है, सत्तारूढ़तावादी दिखाना चाहते हैं, जिसमें उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही सरकार में रहूँ। तो ये जो परिस्थिति है, ये टेंडेंसी के कारण कोविड-19 के केस के समय अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही ख़राब समय में ये हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। नेपालियों के लिए बहुत ही ख़राब समय है। इट इज़ ऑल्सो अ स्टिंगिंग रिब्यूक टू मिस भंडारी। स्टिंगिंग मतलब चुभने वाला, रिब्यूक मतलब होता है फटकार। एक तरह का क्या है, चुभने वाला फटकार है, किसके लिए, मिस भंडारी के लिए, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी एक बहुत चुभने वाला क्या है, फटकार है। हुज एक्शंस एज प्रेसिडेंट रबर स्टाम्पिंग हर फॉर्मर पार्टी कलीग मिस्टर ओलीज डिसीजन हैव कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। यानी मिस भंडारी के द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, एक रबर स्टाम्प की तरह, जो कहा गया उन्होंने किया। किसके लिए, फॉर फॉर्मर पार्टी कलीग जो थे उनका, है ना, पहले की जो उनकी पार्टी थी उसमें जो कलीग थे, कौन, मिस्टर ओली के सपोर्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया, कॉल्ड इनटू ए क्वेश्चंस, एक सवाल खड़ा करता है, हर रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी संविधान के फंक्शनरी के तौर पे जो उनका रोल है, भूमिका है, उस पर एक सवाल उठाता है। यानी एक राष्ट्रपति जो किसी प्रधानमंत्री को, जो सत्तारूढ़ है, उसकी अगर सपोर्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचमार्क है या फिर कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल जो दायरा है उससे ऊपर हट करके या उठ करके, तो इसमें उनकी जो पद है और गरिमा है उस पर सवाल उठाता है। मिस्टर देवबा हैज़ हिज टास्क कट आउट, बट अ फर्म मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कंसल्टेटिव गवर्नेंस कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब मिस्टर देवबा का एक काम है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना, कट आउट करना, लेकिन उनके पास एक फर्म मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कंसल्टेटिव गवर्नेंस कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उनके द्वारा एक मैसेज यूनिटी का, एकता का, और कंसल्टेटिव गवर्नेंस का मतलब सब मिलजुल करके, कंसल्ट करके गवर्नेंस, प्रशासन चलाएंगे। इट कैन हैपन या कॉज, ब्रिंग अबाउट मतलब काउज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी इससे क्या आएगी, राजनीति में स्थिरता आएगी, यानी सबको लेकर के चलना और सबको साथ यूनाइट करके ले के अगर देवबा चलेंगे तो राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी, जो कि जब से वहाँ लोकतंत्र बहाल हुई है सही से नहीं हो पाया। समथिंग दैट हैज़ लॉन्ग एल्यूडेड नेपाल ड्यूरिंग बोथ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड इट्स रिपब्लिकन पीरियड्स। कहा जा रहा है कि वैसी चीज़ जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट हैज़ लॉन्ग एल्यूडेड, एल्यूडेड का मतलब क्या होता है, नहीं मिल पाना, यानी लंबे समय से नहीं मिल पाया है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कुछ ऐसा विषय है जो कि लंबे समय से नहीं मिल पाया है, दोनों ही समयों में, जब यहाँ पे मोनार्की थी, राजतंत्र था, तब भी नहीं मिल पाया, और जब यहाँ पे रिपब्लिकन पीरियड आ गया यानी लोकतंत्र की बहाली हो गई, तब भी राजनीतिक स्थिरता यहाँ पे नहीं देखने को मिली है नेपाल में। यानी नेपाल दोनों ही समय में, चाहे वो वहाँ पे राजतंत्र हो, यहाँ लोकतंत्र हो, दोनों ही समय में यहाँ पे नेपाल में राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली है, इससे छुटकारा इनको नहीं मिल पाया है। तो इस तरह से आपने समझा होगा कि मामला क्या है, कि वहाँ पे जो अभी वर्तमान में, जो अभी तो खैर उनको हटा दिया गया है, ओली जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो उनके जगह पे देवबा आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो विश्वास मत जीत नहीं पाए। उनका प्रपोजल था कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए,
और नए सिरे से चुनाव करवाया जाए। इसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब देवबा के सामने एक तरह की चुनौती है कि उनको अपना विश्वास मत प्राप्त करना होगा। अगर वो विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं तो जो रिबेल्स जो है, रिबेलियन है, जो लीडर्स हैं, विद्रोही हैं, उनका साथ उनको लेना पड़ेगा, तभी वो विश्वास मत जीत पाएंगे। इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।